नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम आरएएस मेंस में आपको किस प्रकार से आंसर लिखना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, क्योंकि अब आरएएस मेंस में आंसर राइटिंग का ही सबसे बड़ा खेल है। आंसर जो जितना अच्छा लिखेगा उसको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उसकी टॉप रैंकिंग आने में उतनी ही बड़ी भूमिका होगी। तो आप सभी ने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया होगा और आप सभी को पता लग गया होगा कि किसका प्रीलिम्स अच्छा हुआ है, किसका नहीं हुआ है। अब मेरा ये मानना है कि दोनों ही लोगों के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से आप मेंस को किस प्रकार से रेडी करते हैं। देखिए, जिनका प्रीलिम्स हो रहा है वो तो मेंस वैसे भी रेडी करने वाले हैं, और जिनका नहीं हो रहा है मेंस में या प्रीलिम्स में कम मार्क्स रह गए हैं, तो उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है ताकि आप पहले से ही मेंस रेडी रखो, ताकि इन फ्यूचर में जब आरपीएससी की नई वैकेंसी आए, आरएएस की नई वैकेंसी आए, तो आप पहले से मेंस के लिए रेडी हो। केवल आपको प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना होगा उस समय, और आप बिल्कुल अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहोगे कि अब हम जो मेंस में है ना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ से आपको निराश नहीं होना चाहिए। दोनों ही लोगों को आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे मिलने चाहिए, क्योंकि देखो, मैटर सभी तैयार करेंगे, लेकिन जो लोग सेलेक्ट होंगे वो कुछ अलग करेंगे। तो वो अलग क्या करना चाहिए आपको, वो आज हम डिस्कस करने वाले। तो देखो, सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि जो आरएएस मेंस है, आरएएस मेंस में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है 2 मार्क्स का, एक आता है 5 मार्क्स का, और एक आता है 10 मार्क्स का। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपके आरएएस मेंस में आते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि 4 पेपर होने वाले, ठीक। तो आप सभी को जो भी टॉपिक हैं आपके मेंस के सिलेबस में, तो उन सिलेबस को आपको जो 10 मार्क्स वाला जो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करते हो उसी के अकॉर्डिंग सारा मैटर तैयार करना है। क्योंकि जो 2 मार्क्स का जो मैटर आएगा वो फैक्ट्स आएंगे, यानी कि आपसे केवल कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। 5 वाले में देखिए, थोड़ा तो फैक्चुअल होगा और थोड़ा एनालिसिस वाला होगा। और 10 नंबर का 10 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको फैक्ट्स भी लिखने होंगे, आपको डायग्राम भी बनाने होंगे, आपको एनालिसिस भी बताना होगा। तो आपको इस 10 मार्क्स के अनुसार ही हर टॉपिक को प्रिपेयर करना है, और वो किस प्रकार से प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम एक आंसर टेम्पलेट की बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार से आंसर लिखना चाहिए। देखो, एक आंसर में 4 प्रकार की चीज़ें होती हैं। कैसे? एक होती है इंट्रो, दूसरी होती है बॉडी, तीसरी होती है वे फॉरवर्ड, और चौथी होती है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। आप अपने आंसर में ये 4 चीज़ें यदि इंक्लूड करोगे तो आपका जो आंसर है वो बेस्ट रहेगा। अब इनमें क्या क्या लिखेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो एक पहला पार्ट होगा इंट्रो, दूसरा मेन पार्ट होता है बॉडी का, ठीक है। फिर तीसरा है वे फॉरवर्ड का। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की राह, हमें आगे क्या करना चाहिए। और ये है कंक्लूजन। देखो, ये जो वे फॉरवर्ड है ये तो फ्यूचर की बात करता है, और कंक्लूजन भी फ्यूचर की ही बात करता है, लेकिन ये एक प्रकार से ये होता है कि ऑप्टिमिस्टिक होता है कि हमें ये करना चाहिए। यानी हमने जो भी चीज़ें इंट्रो और बॉडी में लिखी है उसका एक सिंपल वे लिखते हैं हम कंक्लूजन में। जबकि वे फॉरवर्ड में तो हम कोई केस स्टडी भी लिख सकते हैं, किसी टेक्नोलॉजी के बारे में भी लिख सकते हैं, कुछ अपने विचार भी लिख सकते हैं कि हमको इन फ्यूचर में क्या करना चाहिए ताकि हम इसमें बेहतर कर सकें। तो ये 4 चीज़ें याद रखना अपने दिमाग में कि इंट्रो, बॉडी, वे फॉरवर्ड यानी आगे की राह, और कंक्लूजन। तो ये 4 चीज़ें हमें अपने आंसर में इंक्लूड करनी। अब सबसे पहले बात आती है कि जो इंट्रो होता है वो इंट्रो हम किस प्रकार से लिखें कि हमारा जो इंट्रो है वो बेस्ट है। देखिए, आपको जैसे 100% मान लीजिए कोई आंसर, एक आंसर के 100% होते हैं, यानी ये चारों पार्ट मिला के 100% है। उसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है कि 20% तो आपका इंट्रो होना चाहिए। देखो, सभी चीज़ों के मार्क्स होते हैं, यहाँ पे इंट्रो के भी होंगे, बॉडी के भी होंगे, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, सभी के मार्क्स होंगे। 20% इसके होंगे, 10% इसके होंगे, और 20% इसके होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 50% हो गया लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 15% कर लो, यहाँ पे भी 15, ठीक है। तो ये 40% हो गया, और 60% आपका जो मेन होता है वो होता है बॉडी। तो इस प्रकार से आपको आंसर को बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इनमें हमें क्या क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले देखो, इंट्रो में आपको 4 चीज़ें हर टॉपिक में रेडी करनी है। अब आपके मेंस में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उनमें आपको 4 चीज़ें क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। हर टॉपिक की जो भी आपके टर्म्स हैं, जितने भी आपके शब्द हैं,
उन शब्दों की डेफिनेशन आपको तैयार करनी है, अलग से डेफिनेशन लिखनी है, अच्छी डेफिनेशन लिखनी है, ताकि तुरंत जैसे क्वेश्चन आए तो इंट्रो में आप वो डेफिनेशन लिख सको। दूसरी है आपका करंट अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए, यानी करंट आपको साथ साथ पढ़ते रहना चाहिए कि करंट में क्या चल रहा है। अभी जैसे आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो क्वेश्चंस में आपका जो करंट इवेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आईआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें करंट इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप यदि करंट इवेंट का कोई भी घटना कोट करोगे तो इसका मतलब है कि जो एग्जामिनर है उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, आपको अच्छा मार्क्स देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये जो करंट चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान रखता है। फिर है जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हिस्टोरिक इवेंट आपको याद रखने चाहिए, यानी छोटे छोटे इवेंट रखने चाहिए कि जैसे कि महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी के शुरू से लेके अंत तक कितने कौन कौन से उन्होंने आंदोलन किए, कब कब आंदोलन किए, उनमें क्या हुआ। तो ये हिस्टोरिक इवेंट, जो भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट है वो आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट जो कोट्स होते हैं वो कोट्स याद कर लेने हैं। लगभग मेरे हिसाब से आपको 30 से 35 कोट्स आपको याद रखने चाहिए। उनमें भी आपको फेमस जैसे महात्मा गांधी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इसके अलावा जो भी आपके जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं उनकी भी आप कुछ कोट्स याद रख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद हैं हमारे, तो उनके भी आप कोट्स याद रख सकते हो। टोटल 30 से 35 आपको याद रखने हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई समाज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कोट से शुरू कर सकते हैं इंट्रो में। तो इंट्रो में आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से हमारे आंसर की शुरुआत करनी है। ये हमने इंट्रो की बात की है केवल। तो ये चारों चीज़ें आपको अपने नोट्स में डाल के रखनी है, ये याद रखना है। सेकंड पार्ट हमारा जो है वो है बॉडी। देखो बॉडी में आपको किस प्रकार से मैटर लिखना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक मॉडल होता है जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। देखो स्वॉट का मतलब क्या होता है, एस से मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, डब्ल्यू से मतलब होता है वीक, ओ से मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और टी से मतलब होता है थ्रेट। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर, थ्रेट मतलब होता है कोई डर, वीक का मतलब जो भी कमज़ोर पक्ष है और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत पक्ष। तो कोई भी टॉपिक को आपको इस प्रकार से सोचना है, तभी आपके दिमाग में पॉइंट्स आएंगे कि यानी इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, अवसर क्या है और थ्रेट क्या है। तो इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। हर टॉपिक में आपको स्वॉट तरीके से सोचना है कि ये जो 4 चीज़ें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब ये होने के बाद में देखो आपको अपने आंसर में एक मॉडल यूज करना है जिसको मैं बोलता हूँ गिलसेप्स मॉडल। ये देखो गिलसेप्स मॉडल क्या है, ये सिर्फ ये है कि आपका जो आंसर है वो मल्टी डायमेंशनल हो, यानी उसमें सभी प्रकार के जो तथ्य हैं वो आ जाए। तो देखो यहाँ पे जी से मतलब होता है ज्योग्राफी, एच का मतलब हिस्ट्री, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन, एल से मतलब लीगल मतलब कानूनी, ठीक है। सी से मतलब होता है कल्चर, ई से मतलब होता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसके अलावा एथिक्स, पी से होता है पॉलिटी और एस से होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये मैंने बनाया है एक मॉडल, वो इसलिए बनाया है ताकि दिमाग में ये रहे कि मैं कोई डायमेंशन भूल ना जाऊँ, तो ये गिलसेप्स मॉडल यूज़ करता हूँ ताकि मेरे आंसर में सभी प्रकार के, जब भी मैं कोई आंसर सोचूंगा तो मुझे ये सारे डायमेंशन मेरे दिमाग में रहे कि इसका ज्योग्राफी पे क्या इम्पैक्ट है, हिस्ट्री पे क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है, कोई कानून तो नहीं है, कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एथिक्स में कोई वैल्यूज़ में क्या पुट कर सकता हूँ, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में क्या चीज़ पुट कर सकता हूँ, पॉलिटी से रिलेटेड जैसे कोई आर्टिकल है वो डाल सकता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है तो वो डाल सकता हूँ। तो ये जो मॉडल है ये आपकी मदद करेगा कि आपका जो आंसर है वो हो मल्टी डायमेंशनल। अब हमने आंसर को तो मल्टी डायमेंशनल बना दिया कि किस प्रकार से हमको डेटा डालना है, बट याद रखना कि यदि आप जनरल स्टेटमेंट लिखोगे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बता दूँ, जैसे मान लीजिए अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन है, अब 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। देखो एक स्टूडेंट तो ये लिखेगा कि भारत को जलवायु परिवर्तन करने के लिए एफर्ट करनी चाहिए। और दूसरा स्टूडेंट ये है कि ये लिखेगा कि IPCC रिपोर्ट के अनुसार भारत
दुनिया में लगभग, यहाँ पे लिख सकते हो आप, लगभग 7% कार्बन उत्सर्जन करता है, इसलिए भारत को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। देखिए, अब मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। एक स्टेटमेंट तो ये लिखा है सिंपल कि भारत को जलवायु परिवर्तन करने के लिए एफर्ट करनी चाहिए। अब देखो, जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में जाएगा और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें सभी लोग ये अगर लिखेंगे तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमारे को एफर्ट करना है। एक स्टूडेंट ने ये लिखा। दूसरे स्टूडेंट ने ये लिखा IPC, इंटरनेशनल पीनल कोड क्लाइमेट चेंज। ये एक रिपोर्ट आती है, ये UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम की एक रिपोर्ट है, एक इंस्टीट्यूट है, उसकी एक रिपोर्ट है IPCC रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 7% कार्बन उत्सर्जन करता है, इसलिए भारत को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो ये आपने जो ये रिपोर्ट कोट किया है और ये जो डेटा डाला है, इससे आपका जो आंसर है वो बहुत सॉलिड हो गया। इसका मतलब है एग्जामिनर को ये एहसास हो गया है कि इसने बहुत अच्छा पढ़ा है, इसको रिपोर्ट्स के बारे में मालूम है, इसको ये भी मालूम है कि भारत कितना कार्बन उत्सर्जन करता है। तो आपने जो जनरल स्टेटमेंट था उसको वेटेज बनाने के लिए, उसको सॉलिड बनाने के लिए आपने ये जो रिपोर्ट्स और डेटा है उसको इंक्लूड कर दिया। देखो, डेटा वही रहेगा जो आपने प्रीलिम्स में याद किया। अब उस डेटा को यूज़ करना है, इसलिए यूज़ करना है ताकि आप ये अपना जो आंसर है उसको वजनदार बना सको, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक तो ये मॉडल याद रखना है जिससे कि आप मल्टी डायमेंशनल आप अपने आंसर को बना सको। अब देखो, ये जितने भी हम स्टेटमेंट डालेंगे, चाहे ज्योग्राफी के डालेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, पॉलिटी हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, अब मैंने आपको बताया कि ऐसे जनरल स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या मार्क्स कम मिलेंगे, लेकिन आप अच्छा तभी बना पाओगे जब कोई रिपोर्ट्स, कोई डेटा डालोगे। तो अब इन सभी चीज़ों को प्रूफ करने के लिए, यानी आप अपने वजनदार मतलब आंसर को वजनदार बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें अलग से नोट्स बना लेनी चाहिए। जैसे कि SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये कितने हैं? 17 है। अब देखो, ये जो 17 गोल हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, ये हर एरिया से जुड़े हुए हैं। तो जब भी आप जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज का कोई लिख रहे हो, तो क्लाइमेट चेंज से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो डायरेक्टली आप बोल दोगे कि इस, जैसे मान लीजिए यदि हम जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मददगार रहते हैं तो SDG लक्ष्य 2 को हम क्या कर पाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जामिनर को ये पता लगा कि इसने सतत विकास लक्ष्य पढ़ रखे हैं और इसने बता दिया है कि सतत विकास लक्ष्य 2 को हम अचीव कर पाएंगे। तो ये सतत विकास लक्ष्य जो 17 हैं, ये आपको याद कर लेने, बिल्कुल रट लेने हैं। इसके बाद में है दूसरा है एग्रीमेंट्स। अब देखो, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग हो सकता है कि जैसे राज्य हैं उनके साथ ये एग्रीमेंट्स होते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं उन एग्रीमेंट्स को आपको एक पेज पे लिख लेने चाहिए। इसके अलावा एक्ट्स, जैसे कि एनवायरनमेंट का कोई एक्ट हो या फिर जैसे कोई अर्थव्यवस्था का कोई एक्ट हो, जैसे मान लीजिए सपोज कि जैसे FRBM एक्ट है, FRBM एक्ट 2003, ये तो केंद्र सरकार का है और 2005 में कौन लेके आया था? राजस्थान सरकार। तो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, तो ये किस लिए लेके आया था? ताकि हमारा जो राजकोषीय घाटा है उस राजकोषीय घाटे को हम क्या कर सकें, मैनेज कर सकें, कम कर सकें। तो जब भी कोई राजकोषीय घाटे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें यदि आप FRBM एक्ट का जिक्र करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो एक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, वो आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कीम्स या जो भी इस मिशंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रहे हो, चाहे राजस्थान सरकार के हो चाहे भारत सरकार के हो। देखो, सभी याद नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट है वो राजस्थान सरकार के तो लगभग आपको जितने भी हैं वो याद रखने होंगे। उनसे रिलेटेड जो डेटा है वो आपको अपने नोट्स में डाल लेने हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स और मिशंस, इसके अलावा रिपोर्ट्स हो और इंडेक्स, जो भी इंडेक्स आते हैं, जैसे आता है अलग अलग, जैसे
मैं आपको बताऊं अभी ये जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे यदि आप ये कोट करोगे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, ये एक इंडेक्स आया है और इसमें जो 63 देशों की बात कर रहे हैं, 63 देशों को इंक्लूड किया गया है। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 8 है, यानी कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भारत अच्छा देश है, भारत अच्छा काम कर रहा है, यानी 8वीं रैंक भारत की 8वीं रैंक। तो यदि आप ये इंडेक्स कोड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इंडेक्स और रिपोर्ट्स को भी तैयार करना है। इसके अलावा जुडिशरी केसेस, यानी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, और वैसे भी मैं आगे कराने वाला हूँ, तो ये सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ आपको याद रखनी है, चाहे वो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, जितने भी सेक्टर हैं उनकी इंपॉर्टेंट एक एक दो केस स्टडीज़ आपको प्रिपेयर कर लेनी है। इसके बाद में नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये जो UNEP है, IPC रिपोर्ट जारी करता है, तो ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आपको याद रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, चाहे वो DPSP हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, ये सभी आर्टिकल्स आपको, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा डेटा है, जैसे कि राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में, जनसंख्या के बारे में, और पशुपालन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, तो ये डेटा आपको एक जगह इकट्ठा कर लेना है। वो डेटा इकट्ठा करने का मकसद क्या है, ताकि ये जो डायमेंशंस हम लिखेंगे इनको सॉलिड बनाएंगे, उन डेटा के द्वारा इन डायमेंशंस को सॉलिड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक इस मॉडल के बारे में आपको समझ में आ गया हो। फिर देखो, एक और मॉडल मैंने यूज़ किया है MDFT। MDFT का मतलब क्या होता है, M से होता है मैप्स, D से होता है डायग्राम, F से होता है फ्लो चार्ट और T से होता है टेबल्स। ठीक है, MDFT का मतलब ये है कि इसमें यदि मान लीजिए जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, उसमें आपको यदि ज्योग्राफी का डायमेंशन लिखना है और उसमें यदि आपको कोई लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बताना है, तो आप फटाक दे से मैप बनाओ इंडिया का। कोई अच्छा बिल्कुल तगड़ा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल सा एक वो बनाओ, ये बनाओ, और यहाँ पे जो भी जिस भी लोकेशन, मान लीजिए जैसे आपको रेगिस्तान के बारे में बताना है, तो यहाँ पे हमारा राजस्थान है, तो यहाँ पे आप लोकेट कर देना है, यहाँ पे थार। ठीक है, थार का रेगिस्तान। तो यहाँ से आपको क्या होगा, आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको डायग्राम्स बनाने हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि आपको फ्लो चार्ट बताना है, जैसे मान लो आपको कोई किसी भी चीज़ के 5 डायमेंशंस बताने हैं, तो आपको ऐसे फ्लो चार्ट बना देना है। ठीक है, ये 5, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फ्लो चार्ट बना देना है। इसके अलावा टेबल्स यूज़ करनी है आपको, जो भी किसी डेटा के बारे में। तो ये हमारा बॉडी का पार्ट था। इस बॉडी के पार्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ताकि आप अच्छे से आपको मार्क्स मिल सके। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वे फॉरवर्ड। आंसर का अगला पार्ट है हमारा वे फॉरवर्ड। देखो, वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना है, यानी वे फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की राह है। तो इसमें हम 4 चीज़ यूज कर सकते हैं। LSTO। LSTO का मतलब क्या होता है, L का मतलब है लर्निंग्स फ्रॉम अदर्स। सपोज जैसे राजस्थान, अब राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग हैं, या स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो इसमें हमारी जो रैंकिंग है, जो नीति आयोग एक इंडेक्स जारी करता है स्वास्थ्य सूचकांक, तो उसमें हमारी जो रैंकिंग है वो पीछे है, और इसमें टॉप किसने किया है, केरल ने किया है। ठीक है, तो अब हम इस स्वास्थ्य के मामले में केरल से क्या सीख सकते हैं, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें स्वास्थ्य के मामले में जो चीज़ें केरल ने इनिशिएटिव लिया है, कोई मान लीजिए स्कीम लेके आए हैं, तो उस स्कीम के तहज पर राजस्थान में भी कोई स्कीम लाई जा सकती है, ताकि हम स्वास्थ्य में बेहतर कर सकें। तो ये इसको बोलते हैं लर्निंग्स फ्रॉम अदर्स। किसी भी राज्य से ले सकते हैं हम लर्निंग। ठीक है, इसके बाद में हम साइंस का यूज़ कर सकते हैं कि साइंस में क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको हम जोड़ सकते हैं अपने आंसर से। टेक्नोलॉजी को जोड़ सकते हैं T से, और O से अदर्स, यानी कोई अन्य चीज़ भी यदि आपको पता हो, जैसे कि कोई केस स्टडी हो सकता है, तो केस स्टडी को भी आप इससे जोड़ सकते हो। वे फॉरवर्ड के बाद में अंतिम जो पार्ट है हमारा, वो है कंक्लूजन। देखो, कंक्लूजन आपको जो ऊपर हमने इंट्रो और बॉडी लिखा है, उस इंट्रो और बॉडी का एक बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये बताना है कि हमने जो भी चीज़ें आंसर में लिखी है वो क्या है। और आपका जो कंक्लूजन है वो याद रखना है हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, यानी आशावादी होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए।
कभी भी आप कंक्लूजन को नेगेटिव नहीं लिखोगे। यदि आपने कंक्लूजन को नेगेटिव लिख दिया ना, आपने ये बोला कि हाँ हाँ हो सकता है कि जो भी समस्या है वो हम बॉडी में लिखेंगे, समस्या ये है वो है फलाना है डिमका है, बट कंक्लूजन में तो हम ये लिखेंगे कि हम इस ओर हम ये कदम कर रहे हैं और होपफुली कि हम इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। तो आपका जो कंक्लूजन है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारा एक आंसर का टेम्पलेट होना चाहिए और 10 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। देखो 2 नंबर का आएगा तो हम आराम से अपने जो भी फैक्ट है वो लिख देंगे, 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर के हिसाब से लिख देंगे, और 10 नंबर का आएगा तो ये 10 नंबर के हिसाब से मैंने एक आपको टेम्पलेट बता दिया कि किस प्रकार से आपको डायग्राम्स बनाने हैं, किस प्रकार से फैक्ट्स लिखने हैं, किस प्रकार से आपको इंट्रो लिखना है, बॉडी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, अपनी आंसर को मल्टी डायमेंशनल किस प्रकार से बनाना है, वे फॉरवर्ड क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो ये एक पूरा आंसर यदि आपके दिमाग में रहेगा ना, तो देखो आपके पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी रहेगी, लेकिन वहाँ पे आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन लिमिटेड टाइम मिलेगा, तो उसमें लिखनी है। तो ये अगर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहेगा तो आप तुरंत एक अच्छा डेटा लिख पाओगे और आंसर सटीक लिख पाओगे। जो सटीक आंसर लिखेगा मार्क्स उसको ही मिलेंगे। ध्यान रखना है, केवल खेल आंसर राइटिंग का है। अब मेंस में मैं बता दूं आपको 70% जो काम है अब केवल आंसर राइटिंग का है, 30% नॉलेज का है। नॉलेज तो आपको है, इसीलिए तो आप प्रीलिम्स पास करके आए हो। तो इसका मतलब है उस नॉलेज को आप किस प्रकार से यूज़ करोगे। तो ये जो 70% है ये आंसर राइटिंग का खेल है। जो अच्छा आंसर लिखेगा उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और जिसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे उसका इंटरव्यू कॉल होगा और अच्छी रैंक आने की उम्मीद रहेगी। तो अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आपको किस प्रकार से आपके नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए और एक आंसर किस प्रकार से लिखना चाहिए। चलिए अब एक आंसर की बात करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपके एग्जाम में जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में, ठीक है। तो आपको किस प्रकार से अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए ताकि आप एग्जाम में जाते ही एक अच्छा और कम समय में अच्छा आंसर लिख पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले जलवायु परिवर्तन के बारे में यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको जलवायु परिवर्तन की एक अच्छी डेफिनेशन लिखनी है, इंट्रो में अच्छी डेफिनेशन लिखनी है। वो कैसे लिखोगे आप, पहले से आप प्रिपेयर करके रखोगे, याद करके रखोगे, तो भी आप अच्छी डेफिनेशन लिख पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे औसत तापमान, बारिश, बर्फबारी आदि मौसम के विभिन्न आयामों में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तन। अब जैसे ही मैंने दीर्घकालिक परिवर्तन लिखा तो कोष्टक में मैंने लिख दिया मौसम के 30 से 35 सालों के औसत गणना की बात कर रही है यहाँ पे। दीर्घकालिक परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो ये यदि आप डेफिनेशन लिखोगे तो शुरुआत में ही जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा, इसने क्या शानदार डेफिनेशन लिखी, ठीक है। इसके बाद में आगे जब हम बॉडी में चलेंगे, ये तो हमारा इंट्रो वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इंट्रो के बाद में हम चलेंगे बॉडी में। तो बॉडी में हमें लिखने पड़ेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अपने नोट्स टू द पॉइंट प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2 होते हैं, एक होता है प्राकृतिक कारण और दूसरा होता है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। ज्वालामुखी गतिविधि के कारण क्लाइमेट चेंज हो सकता है, यानी जलवायु परिवर्तन हो सकता है, सौर परिवर्तनशीलता के कारण और महासागरीय परिसंचरण के। आपको पता होगा कि हमारे महासागर के अंतर्गत बहुत सारे करंट्स चलते हैं, ठीक है। ठंडी धाराएं भी चलती है और गर्म धाराएं भी चलती हैं, वो आपने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें पढ़ा होगा। तो ये 3 कारण होते हैं, प्राकृतिक कारण, ज्वालामुखी गतिविधि, सौर परिवर्तनशीलता और महासागर परिसंचरण। ये आपको रटे होने चाहिए प्राकृतिक कारण जलवायु परिवर्तन के। फिर इसके बाद में मानवीय जो कारण है, देखो मानवीय कारण में आपको क्या क्या याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। अब यहाँ पे कुछ डेटा भी याद रखना है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 4 चीज़ों का योगदान रहता है। एक है CO2 का, दूसरा है मीथेन का, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड का और चौथा है फ्लोरिनेटेड गैसों का। तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे बड़ा जो उत्सर्जक की भूमिका निभाता है वो है CO2 और वो है 76%, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है मीथेन यानी कि CH4, ठीक है, 16% भूमिका निभाता है। फिर है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2, ये 6% भूमिका निभाता है। और फिर है फ्लोरिनेटेड गैस जो कि 2% भूमिका निभाता है। तो ये डेटा आपको याद रखना। अब देखो ये डेटा आप एग्जाम में इस प्रकार से मत लेना, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका एक तो टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में आपको ये लिख देना है, यहाँ पे CO2 लिख के 70%, यहाँ पे मीथेन लिख के 16%, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड लिख के आपको 6% लिख देना है और फ्लोरिनेटेड गैस लिख के 2% लिख देना है, ठीक है। ऐसे बनाना है और यहाँ पे आपको इस प्रकार से बस ये बनाना है और यहाँ पे लिख देना है कि 76% CO2 हो गया और 16% क्या हो गया, मीथेन हो गया CH4
और यहाँ पे N2 हो गया कितना 6% और यहाँ पे 2% हो गया फ्लोरिनेटेड गैसेस। तो बस ये डायग्राम बनाना है। इससे क्या होगा, आपने डेटा भी लिख दिया और आपका टाइम भी बच गया। तो उत्सर्जन, ठीक है। इसके बाद में देखो दूसरा है वनों की कटाई, तीसरा है औद्योगिक प्रक्रियाएं, चौथा है परिवहन, पांचवा है कृषि, छठा है ऊर्जा उत्पादन और सातवां है भूमि उपयोग परिवर्तन। तो ये क्या है, मानवीय कारण है, मानवीय कारण है जलवायु परिवर्तन की। फिर अगला आपको मेन जो बॉडी लिख रहे हैं उस बॉडी में कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों का घटता क्रम, हमारे को ये डेटा पता होना चाहिए, तभी तो हम अपना जो आंसर है उसको वजनदार बना पाएंगे। सबसे जो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है वो है चीन 30%, फिर है अमेरिका 15%, फिर है यूरोपियन यूनियन 9% और भारत है चौथे नंबर पे 7% और पाँचवें नंबर पे है रूस 5%। ठीक है, तो ये आपको ये जो डेटा है वो डेटा भी याद रखना है जिससे कि आप अच्छा इम्पैक्ट डाल सको। इसके बाद में अगला है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके क्या प्रभाव रहते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव है पर्यावरणीय प्रभाव। इसमें देखो तापमान बढ़ेगा, पिघलते हुए आइस कैप, अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, आइस कैप जैसे जितने भी जैसे अंटार्कटिका है तो अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, जो भी किनारे वाले शहर हैं वो क्या हो गए, डूब सकते हैं, तो समुद्र का स्तर बढ़ सकता है, तो समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, चरम मौसमी घटनाएं आ सकती है, यानी जितने अभी जो भी भूकंप आते हैं या जो भी बारिश आती है उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, महासागर का अम्लीकरण हो सकता है, यानी महासागर की जो अम्लीयता है वो बढ़ सकती है। तो ये पर्यावरणीय प्रभाव हो गए। फिर सामाजिक प्रभाव की बात करें तो इसमें समुदायों का विस्थापन हो गया, खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ हो गई, पानी की कमी हो गई, स्वास्थ्य पर प्रभाव यानी अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होने लग जाएगी, आर्थिक हानियाँ होंगी। तो ये सामाजिक प्रभाव आप डाल सकते हैं जलवायु परिवर्तन के। इसके बाद में हमको जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए वो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा का हमें उपयोग करना चाहिए, जैसे कि सौर एनर्जी हो गई, इसके अलावा पवन ऊर्जा हो गई, तो इन सब चीज़ों का हमें उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा दक्षता की बात करनी चाहिए, पुनर्नवीनीकरण की बात करनी चाहिए, स्थायी कृषि की बात करनी चाहिए, कार्बन मूल्य निर्धारण। कार्बन मूल्य निर्धारण का मतलब देखो ये है, जैसे मान लीजिए जैसे चाइना है तो चाइना में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कार्बन उत्सर्जन करते हैं। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी ए है, उसको टारगेट दिया गया कि आपको 100 यूनिट कार्बन जो उत्सर्जन है उसको कम करना है। अब मान लीजिए ये कंपनी नहीं कर पाई, इसने 80% कर लिया, ठीक है, 20% नहीं कर पाई, तो ये क्या करे, ये कंपनी किसी ऐसे देश में जहाँ पे मान लीजिए जैसे भारत है तो भारत में टेक्नोलॉजी की कमी है, तो वहाँ पे भारत में क्या करे कि ये कंपनी क्या करे, टेक्नोलॉजी लगाए और कार्बन क्रेडिट भारत से खरीद ले। तो इसका मतलब इसका जो 20% है वो भी कंप्लीट हो गया, यानी 100% वाला जो टारगेट था वो भी कंप्लीट हो गया और भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी तो भारत भी क्या क्या अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। तो इस प्रकार से ये जो कार्बन मूल्य निर्धारण है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे कि पेरिस समझौता 2016 में भारत ने भी इसका साइन कर लिया। लेकिन एक बड़ी चीज़ यह है कि जो अमेरिका था वो 2018 में बाहर हो गया था, लेकिन फिर से वापस ज्वाइन कर लिया। तो पेरिस समझौता की बात कर सकते हैं वहाँ पर आंसर में। इसके बाद में अनुकूल रणनीतियाँ कौन कौन सी अपनानी चाहिए, जैसे कि जलवायु लचीला बुनियादी ढांचा हमें तैयार करना चाहिए, आपदा तैयारियाँ हमें पहले से रखनी चाहिए, जल प्रबंधन। अब देखो जल प्रबंधन है, अभी आपको पता होगा कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में एक कानून है कि जो हमारे घर होते हैं उस घर पे आपको एक इस प्रकार से डिज़ाइन करनी होती है जो बारिश का पानी है वो स्टोर कर सके, और ये कानून है, ये सबके लिए कानून है कि सब अपने घरों पे ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये आप कोड कर सकते हैं तमिलनाडु का जो भी केस स्टडी है वो। इसके अलावा जैव विविधता संरक्षण के बारे में लिख सकते हैं, जलवायु उत्तरदायित्व नीतियों के बारे में लिख सकते हैं कि राजस्थान की यदि कोई क्लाइमेट चेंज पॉलिसी अगर लेके आया है तो उसके बारे में हम कोड कर सकते हैं। उसके बाद में हमें जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण कोई वैश्विक सम्मेलन है उनके बारे में भी हमें हमारे नोट्स में याद रखनी चाहिए। जैसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन है 1972 में, जिसमें UNEP की स्थापना की गई, जो कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए काफ़ी कदम उठाती है। इसके अलावा रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो बाध्यकारी समझौते हुए थे देशों के बीच में, जैव विविधता कन्वेंशन हुआ था, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ, मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु कन्वेंशन हुआ। तो ये जो कन्वेंशन है ये बाध्यकारी कन्वेंशन थे, तो इनको आप कोट कर सकते हो। इसके अलावा देखो UNFCCC जो कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड एक संस्था है, तो उसका जो सम्मेलन है उसको बोलते हैं कोप पार्टीज़।
यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, उसकी जो 28वां सम्मेलन है वो 2023 में दुबई में होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, नवंबर में होगा। जब उसका डेटा आएगा तो उसको भी आप करंट इवेंट में डाल सकते हो। इसके अलावा वैश्विक जलवायु कोष, जैसे हरित जलवायु कोष की स्थापना की बात कर सकते हैं, UNEP के द्वारा किया गया था ये, ठीक है, और इसमें डाले गए थे कितने 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, तो इसकी बात कर सकते हो। इसके अलावा जो UNEP की IPCC रिपोर्ट है उसका जो डेटा, जैसे IPCC के अनुसार वर्तमान में पृथ्वी का औसत तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जो कि पिछली शताब्दी से 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो गई है। इसका मतलब है कि हम ये बता रहे हैं इस डेटा के जरिए कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो रिपोर्ट्स हैं, ये इंडेक्स हैं, ये हमारी मदद करेंगे। चुनौतियों और बाधाओं की बात करें तो जैसे राजनीतिक बाधाएं हैं, हमारे देश में 5 साल होते हैं, फिर नए चुनाव होते हैं तो सरकारें नहीं आती है, फिर पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो ये एक चुनौती है। इसके अलावा आर्थिक यानी पैसों की कमी, तो हम जैसे वर्ल्ड बैंक है या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इनसे हम क्या ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, IMF से सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक सहयोग का अभाव है। लोग जैसे जो पेरिस समझौता था, उस पेरिस समझौते को जो 2016 में आया था, उसको 2018 में अमेरिका ने क्या कर दिया था, त्याग दिया था, जबकि अमेरिका क्या है, दूसरे नंबर पे है कार्बन उत्सर्जन करने के मामले में। तो ये जो वैश्विक सहयोग है उसका अभाव है। ये जो भी जितने भी समझौते होते हैं इंटरनेशनल, ये बाध्यकारी नहीं होते, तो बाध्यकारी करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करके हमारा जो आंसर है उसको एक बेहतरीन बना सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता था आपको कि आपको अपना जो मैटर है, यानी अपने जो नोट्स हैं, जितनी भी आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स दे रखे हैं, उसको किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है, उसमें कौन कौन सा डेटा आपको डालना है। देखो वहाँ पे आपको इतना समय नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम में आपको बस खट आपका आंसर लिखना है। और देखो जैसे एक चीज़ और है, जैसे मैंने इसमें ये लिखा कि IPCC के अनुसार वर्तमान पृथ्वी का औसत तापमान 16.1 डिग्री से, इतना ही लिखो, ऐसा नहीं लिखो कि UNEP के अनुसार वर्तमान में पृथ्वी का औसत तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ये हो गया है का कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम में आपको बस फटाफट और शॉर्ट में चीज़ें लिखनी है। अब मैंने ये लिखा कि पिछली शताब्दी से 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी, बस इतना लिखो, बढ़ोतरी हो गई है, तो हो गई हो का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने चुनौती लिखी, राजनीतिक बाधाएं हैं, आर्थिक हित, बस केवल पॉइंट लिखें, तो पॉइंट लिखो, उससे अच्छा आंसर मिल जाएगा, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छा आंसर बन जाएगा। तो ये आई होप कि आपको ये एक आइडिया मिला होगा कि हमारे को मेंस में किस प्रकार से आंसर लिखना है। अब आगे आने वाली क्लासेस में हम वाले हैं कि आपको किस प्रकार से मैटर तैयार करना है और किस प्रकार से आंसर लिखते रहना है, और हम प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत सारे आंसर्स की। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।